जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपने चर्चा किया था हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में कि हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं, जिसमें से पहला भाग हमारा वीर गाथात्मक साहित्य जिसे राज्य आश्रित साहित्य कहते थे, जिसमें कवि जो है किसी के लिए रचनाएं करते थे। और दूसरा भाग जो हमने कहा था वह धार्मिक ज्ञान की बातें करने वाला साहित्य था, अर्थात धर्म आश्रित साहित्य, जिसमें धर्म के प्रचार प्रसार की बातें अनेक संप्रदायों धर्मों के प्रति की जाती थी। उनमें से जैसे जैन संप्रदाय, जैन साहित्य था, सिद्ध साहित्य था, नाथ संप्रदाय था। उसके बाद जो तीसरा भाग था हमारा वह स्वतंत्र साहित्य था, जिसे लौकिक साहित्य भी कहते हैं। इसमें जो रचनाएं कवि करते थे वह स्वतंत्र होकर करते थे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता था, वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी विषय पर रचनाएं कर सकते थे। तो यह 3 भाग हमारे आदिकाल के हो गए। अब 3 भाग ये हमने आदिकाल के बताए। अब मतलब पहले भाग से हम फिर से चर्चा करना चाहेंगे उनकी प्रवृत्तियों के बारे में। तो जो आदिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, उन तीनों की प्रवृत्तियों को जानना भी हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो पहला भाग जो हमारा आता है राज्य आश्रित साहित्य, जैसे कि वीर गाथात्मक जिसे साहित्य कहते हैं, या वीर गाथा काल किसे कहते हैं, या इसमें जो है हमारे प्रवृत्तियां क्या होती हैं, मतलब इस काल में वीर गाथात्मक काल में जो है समाज की क्या स्थिति थी, समाज कैसी चीजों से ग्रसित था, उसकी सोच क्या थी, इस काल में समाज कैसे रहता था, और उस समय की शासन व्यवस्था कैसे किन चीजों से चलाई जाती थी, किसी कोई रचना से उस पर किस पर प्रभाव होता था समाज पर, ये सब प्रवृत्तियां के अंतर्गत आते हैं। तो उस प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम जानेंगे कि जैसे सबसे पहले जो उसमें कवि हुआ करते थे वो कवियों की स्थिति क्या हुआ करती थी। कवियों की स्थिति जैसे जो रासो साहित्य में हुआ करती वह दरबारी कवि हुआ करते थे। रासो साहित्य में कवियों की स्थिति जो है वह दरबारी कवि हुआ करते थे, वे स्वतंत्र नहीं थे, वह स्वतंत्र नहीं थे। वो कवि जो है राजा की प्रशंसा में जो है रचनाएं करते थे, और उनकी भूमिका में जैसे कि राजपूत राजाओं की वीरता और यशोगान करते थे, घोड़े तलवार युद्ध ये सब की चर्चाएं उनकी रचनाओं में होती थी, उनकी प्रशंसा, उनकी कृति, उनका यशोगान करना, रक्षा और आक्रमणों के बीच विरोध करना। रासो साहित्य के कवि ज्यादातर राजाओं के दरबार से जुड़े होते थे, इसलिए वे कवि राजाओं के आदेश पर उन्हें प्रसन्न करते थे। तो वीर गाथात्मक जो साहित्य था उसमें जो है कैसी प्रवृत्तियां रहीं, उसमें जानते हैं कि कवियों की स्थिति क्या रही। मतलब वीर गाथात्मक साहित्य में जो कवियों की स्थिति थी वो क्या थी। रासो साहित्य में कवि जो है दरबारी कवि हुआ करते थे, वे स्वतंत्र नहीं थे बल्कि राजा की प्रशंसा में जो है रचनाएं करते थे। उनकी भूमिका क्या थी। वीर गाथात्मक साहित्य में कवियों की भूमिका जो है, रासो साहित्य कवि दरबारी कवि हुआ करते थे, इसलिए वे कवि राजाओं के आदेश पर या उन्हें प्रसन्न करने के लिए रचनाएं करते थे। इनकी रचनाओं का उद्देश्य राजा की गौरव यशोगान करना था, और स्वतंत्र रचनात्मकता की कमी इनमें पाई जाती थी। कवि स्वतंत्र रूप से समाज में शोषित स्त्री का पक्ष नहीं रख पाते थे, राजा के इशारे पर लिखना पड़ता था, आलोचना या कटाक्ष का अवसर नहीं मिलता था इनके। कवियों की सामाजिक स्थिति क्या थी। कवियों की सामाजिक स्थिति में उन्हें राजा महाराजाओं द्वारा सम्मान मिलता था और उन्हें आश्रय भी मिलता था। उन्हें जागीर के तौर पर जो है हीरे जवाहरात दे दिए जाते थे, उन्हें आश्रय मिल जाता था, परतंत्रता। लेकिन उनको जो है साहित्य लिखने की छूट नहीं थी, जितना कहा जाता था बस उतना ही लिखते थे। अब जानते हैं कि कवियों की शैली और भाषा कैसी थी। वीर गाथात्मक साहित्य में कवियों की जो शैली और भाषा होती थी वह बहुत ओजपूर्ण होती थी, अर्थात वीर रस से भरी होती थी। यह वह भाषा होती थी जो मतलब सुनने और पढ़ने वाले के मन में बहुत ज्यादा उत्साह पैदा कर देती थी, अतिशयोक्ति से भरी होती थी। कभी कभी जो है राजाओं को भगवान भी बता दिया करती थी। अधिकतर अवहट या ऐसी कुछ भाषा में लिख दिया करते थे कि आम जन की समझ से बहुत परे हो जाती थी। अब इसमें समझते हैं कि इसमें दोष क्या क्या रहे हैं हमारे वीर गाथात्मक साहित्य में। दोष, समाज के निम्न वर्ग, स्त्रियों, किसानों, इनका कोई उल्लेख नहीं करते थे। आलोचना या सुधार दर्शन का कोई अवसर नहीं था। इतिहास की कोई प्रामाणिकता नहीं थी। कवियों की, अब समझते हैं कि जो हमने वीर गाथात्मक साहित्य में कवियों की स्थिति के बारे में ही क्यों जाना और समझा।
हमने कवियों की स्थिति और वो क्या लिखते थे यही हमने इसलिए जाना क्योंकि जो है जो कवि उस समय रचनाएं किए उसी के जरिए हम उस समय के समाज के बारे में पता कर सकते हैं। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण और दीपक भी है, उस समय के समाज को दिखलाता भी है और उसका जो है निवारण भी हमें खोज कर देता है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें और जान लेते हैं। जो स्त्रियां सती होती थी अथवा जौहर करती थी उस समय उन स्त्रियों को राजाओं की कुल परंपरा में बहुत ही श्रेष्ठ समझा जाता था, चाहे वह किसी डरपोक या दुराचारी राजा के लिए ही क्यों न सती हो गई हों। जानते हैं कि सती या जौहर होना किसी भी अच्छे या बुरे राजा के लिए सही नहीं था, क्योंकि उस समय ऐसी नारियां हुईं जो बिना सती और जौहर के भी दोबारा लड़ना और संघर्ष किया अपने राज्य के लिए। उनमें से कुछ प्रमुख नारियां जैसे कि रानी दुर्गावती गोंड जनजाति से थी लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास, और रानी झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अबक्का। इनके जीवन ने साबित किया कि नारी केवल बलिदान नहीं बल्कि नेतृत्व और युद्ध क्षमता की प्रतिमूर्ति भी हैं। सती और जौहर के युग में भी कुछ नारी रत्न थी जो न बलिदान बनी न सती हुई बल्कि वे अंगार बनी और अपने राज्य व सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ी। तो ये हुआ हमारे जैसे आदिकाल के वीरगाथात्मक साहित्य की प्रवृत्तियों की चर्चा हमने की। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो धर्म की प्रचार प्रसार के लिए जो बातें करता था साहित्य, धर्म आश्रित साहित्य, उसमें से जैसे जैन साहित्य और हमारा सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, इन तीनों की प्रवृत्तियों के बारे में एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो लौकिक साहित्य स्वतंत्र साहित्य था जिसमें कभी अपनी इच्छा के अनुसार रचनाएं करते थे, उनकी प्रवृत्तियों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। प्रवृत्तियों की चर्चा करने से हमें दिमाग में ये कॉन्सेप्ट तैयार रहता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और अब इसके पीछे की पहले हम प्रवृत्तियों के बारे में, तीनों भाग की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा कर लेंगे, उसे समझ लेंगे, फिर तीनों भाग की तथ्यात्मक जानकारियों को एक जगह प्रस्तुत करेंगे हम।